अस्सलाम वालेकुम। कहानी को आखिर तक पूरा सुनिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वो जो कहते हैं कि वक्त सदा एक सा नहीं रहता, सही कहते हैं। हम भी हालात की जद में आकर एक रोज़ बैठे बिठाए अमीर से गरीब हो गए। वालिद साहब का लिबर्टी में एक बहुत बड़ा क्लॉथ डिपो था। जिन दिनों शहर के हालात ख़राब हुए, हंगामा राई और लूट मार की जद में आ गए। कुछ शरपसंदों में मुतअद्दिद दुकानों को आग लगा दी। उसमें हमारा डिपो और गोदाम भी जलकर खाकस्तर हो गया। उसके बाद अब्बाजान को माली तौर पर संभलने का मौका न मिला। वक्त ने तेवर बदले। माजी के वो दिन भूखी बलाओं की तरह हम पर टूट पड़े। वो वक्त हम कभी नहीं भूल सकते। भाई साहब के मुकाबले के इम्तहान की तैयारी कर रहा था और मैं मैट्रिक में थी। तब भी वालिद के गम में अम्मी बीमार पड़ गई और घर संभालने की जिम्मेदारी मुझ पर आ पड़ी। साकिब भाई के इरादे बुलंद थे। उनको शुरू से पढ़ाई से रग़बत थी। वो वालिद साहब के बिज़नेस में बराए नाम दिलचस्पी लेते थे। वालिद सदमे से निकले ना उनका बिज़नेस रहा। उस पर अम्मी की बीमारी ने रोज़ बरोज़ पर फैलाए। कई डॉक्टर और तबीबों के पास लेकर गए। शुरू में बीमारी की तशख़ीस दुरुस्त ना हो पाई। बाद में जब मर्ज़ ने जड़ पकड़ ली तो कैंसर की तशख़ीस हो गई। ये ऐसा मौजी मर्ज़ था कि जो लाखों रुपए निकल कर भी जड़ों में उतरता ही जाता था। हर गम भूलकर हम माँ की बीमारी से नबर्द आज़मा हो गए। भाई ट्यूशन पढ़ाने लगे और मैंने स्कूल तज दिया। माँ के इलाज के लिए लाखों रुपयों की ज़रूरत थी, जबकि हमारा 2 वक्त का गुजारा मुश्किल था। साकिब भाई जिस घरों में ट्यूशन पढ़ाने जाते थे वो बहुत अमीर लोग थे। उनको अच्छा मुआवजा देते थे। उस अमीर घराने में उनकी बड़ी इज्जत थी। उनकी लड़की मनाहिल मैट्रिक की तालिबा थी जो भाईजान से ट्यूशन पढ़ती थी। मेरा भाई साकिब बहुत खूबसूरत नौजवान था। वह नेक चलन और हसास लड़का था। उसको हालात का एहसास था। हर वक्त अपने घर के माशी हालत सुधारने के बारे में सोचता रहता था। मनाहिल अपने वालिदैन की इकलौती लड़की थी। वह दौलत में खेलने वाली, जिसके बाप के प्लाजे, शोरूम और कारखाने थे। वो ज़िंदगी को फूलों की सेज समझती थी और मेरे भाई को पसंद करने लगी थी। मगर साकिब बेचारे को कहाँ इतनी फुर्सत थी कि वो मोहब्बत के चक्करों में पड़ता। उसे तो बस यही फ़िक्र जलाती रहती कि अम्मी का बर वक्त इलाज हो जाए, वह किसी सूरत अच्छी हो जाए। यूँ तो वह एक मगरूर लड़की थी, मगर खुदा की करनी ऐसी हुई कि उस मगरूर के दिल में एक गरीब नौजवान के लिए जगह बन गई। साकिब भाई को इस अल्हड़ के एहसासात और जज्बात का इल्म ही ना था। वो वक्त पर जाते और उसको पढ़ा कर आ जाते। किसी गैर ज़रूरी बात उस लड़की से ना करते। वो और भी कई जगह ट्यूशन पढ़ाते थे। एक दिन बारिश हो रही थी। भाई ट्यूशन पढ़ाकर वापस आ रहे थे। एक लड़की ने जो साथ वाली कोठी में रहती थी भाई को देख लिया। उसने उनको पास बुलाया। पहले तो ये घबराए, फिर हिम्मत की पूछा, क्या आपने मुझको बुलाया है? वो बोली, हाँ, आपसे एक बात पूछनी थी। पूछिए, भाई ने कहा। वो यही शायद समझा ये भी ट्यूशन पढ़ना चाहती है और इसी सिलसिले में बात करना चाहती है। लेकिन जो बात लड़की ने भाई के कान में डाली वो ऐसी थी कि साकिब भाई सुनकर शिश्त रह गए। उसने कहा, आप मनाहिल के ट्यूटर हैं ना? क्या आपकी शादी मनाहिल से होने वाली है? आपने यह बात कैसे कही? मेरे भाई ने हैरत से पूछा। यूँ कि यह बात खुद मुझको मनाहिल ने बताई है कि वो अपने वालिदैन को तुमसे शादी के लिए मना रही है और अब वो भी कुछ आमादा है, मगर आपको घर दामाद बनाने की सोच रहे हैं। उनका कोई बेटा नहीं है ना? ऐसी कोई बात नहीं है, साकिब भाई रखाई से कहकर आगे बढ़े गए। उनको डर हुआ कि कहीं ये लड़की बदख्वाही में इस किस्म की कोई अफवाह ना फैला दे कि मनाहिल के वालिदैन तक ये बात पहुंच जाए, वह नाराज़ हो जाए, क्योंकि ये लोग साकिब भाई का बहुत एहतराम करते थे। भाई पर यह हकीकत खुल गई कि यह बात दुरुस्त थी। मनाहिल ने ही अपनी सहेली को सिखाया था कि इस तरह की बात वो उसके उस्ताद के कानों में डाले। अगले दिन जब मनाहिल को ट्यूशन पढ़ाने गए तो उस लड़की ने खुद ही उसे उस रात से पर्दा उठा दिया। कहने लगी, क्या साथ वाली लड़की ने आपसे कोई बात कही थी? कैसी बात? साकिब ने टालना चाहिए। यही कि मेरे वालिदैन आपको अपना बेटा बनाना चाहते हैं। वो तो मेरे माँ बाप की तरह है ही। यह बात नहीं, बेटा मतलब घर दामाद, यानी मेरी आपसे शादी करके साकिब भाई को गुस्सा आ गया। कहने लगे, शायद अब पढ़ाई में संजीदा नहीं है। पढ़ना है तो सीधी तरह पढ़ो, नहीं पढ़ना तो ये फजूल बातें मुझसे मत करना आइंदा। भाई का ऐसा कड़क जवाब सुनकर मलाहिद के दिल को ठेस लगी। उसकी भला उम्र ही क्या थी? वो महज 15-16 बरस की होगी। इतनी कम सिनी में लड़कियां किसी भी अच्छी सूरत वाले लड़के को पसंद कर लेती है। खैर, अपने उस्ताद को गुस्से में देखकर वो सहम गई और आंसू पी गई। लेकिन उस ज़िद्दी लड़की ने उस दिन से ही जी में ठान ली थी कि वह साकिब से ही शादी करके रहेगी। तभी से मेरे भाई की ज़िंदगी में तबाही के दिन शुरू हो गए। गालमन लड़के ने दिल में तहैया कर लिया था कि इस मगरूर नौजवान को कदमों में बिठाऊंगी। उसको आखिर किस बात का नखरा है? वो तो अमीर वालिदैन की इकलौती औलाद थी। उसकी हर ख्वाहिश पालने से पूरी होती आ रही थी।
खुदा जाने किस तरह उसने अपने वालिदैन को राज़ी किया, क्योंकि मेरे भाई के पले तो तालीम के सिवा कुछ भी ना थे। एक दिन अचानक नाइल के वालिदैन हमारे घर आ गए। घर तो हमारा बहुत अच्छा था, क्योंकि गुलबर्ग में पहले का बना हुआ था और उसमें फर्नीचर भी उम्दा था, जो हमारे माजी की खुशहाली की चुगली खा रहा था। वालिद साहब ने खुश दिली से उनका स्वागत किया और भगत की, मगर नहीं जानते थे कि ये लोग क्यों आए हैं। वो तो यही समझ रहे थे कि उनके बेटे के पढ़ाने से खुश हैं तो आए हैं। ये लोग अमीर लोग, यूं ही हम गरीबों के घर नहीं आए थे। ये अपनी बेटी की खुशियों की खातिर मेरे मुफलिस बाप से उनकी सबसे बड़ी पूंजी मांग रहे थे। उनके बेटे को अपना बेटा बनाकर ले जाना चाहते थे। पहले वालिद साहब इस पेशकश पर हैरान रह गए। कहाँ हम, कहाँ वो, कहाँ। मगर सच है, दिल की लगी बुरी बला है। मनाहिल जब बीमार पड़ी तो माँ बाप ने बेटी की जान बचाने की सोची। दरअसल कुछ दिन पहले भाई ने उसको घर ट्यूशन पढ़ाना छोड़ दिया था, क्योंकि उनको मुकाबले का इम्तहान देना था और उनके पास इम्तहान की तैयारी के लिए वक्त बिल्कुल नहीं बचा था। मनाहिल समझी कि शादी की बात से साकिब रूठ गए हैं। यह बात दिल पर ले ली और बीमार पड़ गई। साकिब भाई ने मनाहिल के वालिदैन से माजरत कर ली, कहा कि मैं अपनी बीमार माँ की हालत देखते हुए उनको नहीं छोड़ सकता। मनाहिल के वालिदैन उठकर चले गए और घर जाकर बेटी को समझाया कि उसका ख्याल छोड़ दो। बेशक लड़का नेक है और ये शरीफ लोग है, लेकिन साकिब अपने वालिदैन का बहुत ज़्यादा फर्माबरदार है। वो कभी उनको छोड़कर हमारी तरफ नहीं आ सकेगा। उस पर मनाहिल और ज़्यादा गमज़दा हो गई। उसने खाना पीना, हंसना बोलना छोड़ दिया और ज़्यादा बीमार पड़ गई और लागर हो गई। मनाहिल जब लागर से लागर होती गई तो मोहब्बत के मारे वालिदैन एक बार फिर हमारे घर आ गए। उन्होंने इस बार लालच दिया कि हम लड़के के नाम प्लाजा लिख देते हैं, आप कहते हैं तो आपके बिजनेस के लिए सरमाया फराहम कर देते हैं। जो भी आपकी शर्त है हमें मंजूर है। प्लाजे में 4 फ्लैट और 10 दुकानें बनी हुई थी। वालिद साहब ने कहा, मैं ऐसा खस्ता हाल कभी ना था। बदनसीबी ने पीछा लिया और मेरा गोदाम जल गया, जो लिबर्टी लाहौर में था। पार्टनर ने भी धोखा दिया, दोबारा कारोबार को पैरों पर खड़ा ना कर सका। लेकिन मैंने किसी दोस्त या किसी भी रिश्तेदार से सरमाया उधार ना लिया, लेना मुनासिब भी ना समझा। हालांकि काफ़ी खैर ख्वाह मेरी मदद को आगे आए थे। मैं लालची आदमी नहीं हूँ, मुझे आपसे प्लाजा नहीं चाहिए। साकिब का शौक़ है कि मुकाबले का इम्तहान पास करे और सिविल सर्विस में ऑफिसर हो जाए। वो अपने शौक़ में तन मन धन से लगा हुआ है। इसी सबब आजकल उसने तमाम ट्यूशन्स छोड़ दी हैं। रह गई आपकी उसको घर दामाद बनाने की शर्त, तो ये शर्त उसको हरगिज़ मंजूर नहीं। वो बुढ़ापे में हमको छोड़ना नहीं चाहता और ना अपने से दूर रखना चाहता है। फिर भी हम एक बार और अपने बेटे को राज़ी करने की कोशिश करेंगे। अगर वो इस रिश्ते पर मान गया तो हमें आपसे रिश्तेदारी बनाने पर खुशी होगी। वालिद ने साकिब से बात की। वो ना माने साफ इनकार कर दिया कि मुझको घर दामाद नहीं बनना है और ना मुझे किसी की गुलामी में रहकर ज़िंदगी गुजारने का शौक़ है। हम शादी अपने जैसे लोगों में करेंगे, मुझको प्लाजा वगैरह भी नहीं चाहिए। उस पर वालिद साहब ने उसको समझाया कि अगर हम शरीफ लोग हैं तो वो भी बुरे लोग नहीं हैं। देखते नहीं हैं हमारे क्या हालात हैं। उन लोगों को सवाली बनाकर अल्लाह ने खुद हमारे दर पर भेजा है। तुम्हारे माँ बगैर इलाज के मर रही है और तुम हो के फन्ने खां बने हुए हो। गर्ज कुछ इस किस्म की बातें करके अब्बा जान ने साकिब को समझाया। उन्होंने उस शर्त पर मनाहिल से शादी की हामी भर ली कि बस से शादी तो कर लेंगे मगर घर दामाद नहीं बनेंगे। अब्बा जान ने मनाहिल के घर जाकर शादी की तारीख दे दी, लेकिन भाई को इसकी खबर ना दी कि वो घर दामाद वाली शर्त पर भी मंजूर कर आए हैं। सोचा कि बाद में हालात बदल जाएंगे, मियाँ बीवी में बन गई तो बाद में बात को हर बात मनवा लेगी। ऐन शादी वाले दिन जब भाई अपना रिज़ल्ट देखकर घर आ गए तो घर को सजा हुआ पाया। पूछा, ये क्या माजरा है? वालिद ने कहा, तेरी शादी हो रही है। ये सुनकर भाई के 14 तबक रोशन हो गए। वो वालिद से झगड़ने लगे कि अभी तो मेरा रिज़ल्ट आया है, पहले नौकरी तो लगने दीजिए। क्या पहले ही दिन से मेरी कमाई के बजाय अपने बाप के घर का खाएगी? तुम इन छोटी मोटी बातों पर में ना पड़ो। जब रिज़ल्ट आ गया तो मुलाजमत पर भी लगोगे यकीनन। आपने ट्रेनिंग का टाइम भी नहीं दिया मुझे। पहले ट्रेनिंग होगी तब घर तक मुझे घर से दूर रहना होगा। वालिद ने प्यार से कहा, बेटा तेरी माँ बीमारी से सिसक रही है, उस पर रहम करो। अभी घर दामाद बनने में भी कोई कबाहत नहीं। ये कुर्बानी तुमको देनी होगी अपनी कैंसर की मरीज़ा माँ और दोनों बहनों के लिए। गुर्बत की वजह से जिनकी शादी अच्छे घरानों में एक बड़ा मसला बनी हुई है। मैं बूढ़ा हो चुका हूँ। तुम्हारी शादी हम सब के लिए एक नई ज़िंदगी की नवीद होगी और वो बच्ची भी खुशी से जी उठेगी जो अपने दिल के हाथों मजबूर होकर बीमार पड़ी है। हमारी मजबूरियाँ एक तरफ, मनाहिल के वालिदैन की भी मजबूरी उनकी इकलौती बेटी की खुशी, सेहत और ज़िंदगी है। तुम्हारे राज़ी हो जाने से कितने सारे लोगों को खुशियाँ मिलेंगी, ज़रा ये तो सोचो। शादी तो आखिर तुमको करना ही है, तो घर आई माया को क्यों ठुकरा रहे हो? तड़पती कराती माँ और मेले हालों बहनों को देखकर भाई का दिल इस फैसले के हक़ में हो गया। थोड़ी देर में वालिद ने मोहल्ले के चंद मुअज़्ज़िज़ लोगों को बुलाया और अपनी हैसियत के मुताबिक एक गाड़ी किराए पर लेकर मुख्तसर सी बारात की सूरत में हम उनके घर पहुँचे। सादगी से निकाह हुआ। ख़ानदान के असूलों के मुताबिक मनाहिल एक दिन के लिए दुल्हन बनकर हमारे घर आ गई, लेकिन वह बीमार थी। एक हफ्ता हमारे घर रही तो हशाश बशाश और तंदुरुस्त हो गई।
इस हैरत वाली बात पर सब अंगश्त दंदा थे। यकीनन शहतूत दूसरे का दिल की खुशी से गहरा ताल्लुक होता है। मनाहिल के दिल की मुराद बराई थी, तभी चंद दिनों में गुलाब के फूल की तरह मानिंद हो गई थी। वलीमा उन्होंने रोक लिया था। जब दुल्हन हमारे घर से गई तो उन्होंने अपने वालिद से दरख्वास्त की कि हम वलीमा उनके बुक करदा शादी हाल में करेंगे ताकि उनके मेहमानों की शायान शान वलीमे की तकरीब हो। क्योंकि शादी सादगी से हुई थी, मनाहिल की बीमारी के सबब उसके वालिदैन ने धूमधाम से गुरेज किया था। वलीमे वाले दिन मेरा भाई साकिब वाकई शहजादा लग रहा था। लंबा कद और वजीह शख्सियत का मालिक संजीदा और पुरवकार दुल्हन के उसके सामने जचना रही थी। भाई को उन्होंने पाबंद कर लिया कि नई शादी थी, वो मनाहिल को खुश देखना चाहते थे। साकिब भाई अब 2 घंटे के लिए रोज़ाना शाम को अम्मी के पास आते थे। उन्होंने वादा पूरा किया और एक प्लाज़ा मेरे भाई के नाम लिख कर दे दिया। यह भी कहा कि चाहो तो बेशक अपने वालिद को यह प्लाज़ा गिफ्ट कर दो ताकि वो कारोबार चलाएं और बुरे हालात से निकल आएं। प्लाज़ा तो भाई ने अपने नाम रहने दिया, लेकिन उसके फ्लैट और दुकानों से जो किराया आता था भाई वो अब्बू को दे देते थे। इस तरह हमारे यहाँ माली हालात बहुत अच्छे हो गए थे। अब्बू ने फिर से कारोबार शुरू कर दिया जो रफ्ता रफ्ता पनपने लगा। सब सही होता चला गया, लेकिन हमको अपने भाई की बहुत कमी महसूस होती थी, जो अब बहुत कम हमारे पास आया करते थे और मनाहिल का हर कहना मानते थे। वो उनको बीमार माँ के पास रुकने ना देना चाहती थी। दरअसल वो लाडली और कमसिन थी, दुनियादारी नहीं जानती थी, समाजी रिश्तों का उसको शौर नहीं आया था। वो तो बस अपने महबूब शौहर की मोहब्बत में गुम थी, एक पल भी उनसे जुदा ना होना चाहती थी। अगर वो अकल से काम लेती तो इस कदर तंगदिली का मुजाहरा ना करती, बल्कि हम लोगों के दरमियान कुछ रोज़ रह जाती जिससे हमारी भी दिल जोई होती और हम ये समझते कि हमारा भाई से कुछ रिश्ता है। तब भाई भी अपनी बीवी की दिल से कदर करते, लेकिन वो तो सिर्फ भाई जान से ही अपना ताल्लुक़ रखती थी। किसी दूसरे को वो ना तो घास डालती और ना ही हमसे कोई ताल्लुक़ या रिश्ता नाता रखने पर तैयार थी। ये दौलत की वजह से था। हम खूब समझते थे कि वो हमको अपने लायक नहीं समझती थी, वो हमको गरीब और हकीर समझती थी। अम्मी की तबीयत ज़्यादा ख़राब थी। उस रोज़ भाई अम्मी को छोड़कर जाना नहीं चाहते थे। सच बात तो ये थी कि वो तो कभी भी अम्मी को छोड़कर जाना नहीं चाहते थे और हम सबसे जुदा होकर रहना नहीं चाहते थे, लेकिन मुआहदे की वजह से घर दामाद होकर वहाँ रह रहे थे। ताहम सच बात तो ये है कि मनाहिल उनके बगैर एक पल नहीं रह सकती थी। वो उनसे बहुत मोहब्बत करती थी। मनाहिल मगर हमारे घर ज़रा देर को बैठ रहे रहना भी गवारा नहीं करती थी। वो हमारे घर का पानी तक नहीं पीती थी। हम उसको भाभी कहने को तरसते थे। इस मामले में तो भाई साकिब भी बेबस नज़र आते थे। वो अपनी दौलतमंद बीवी के सामने एक महलनुमा बंगले में रहते थे और बहुत बड़ी गाड़ी में घूमते थे। उनके आगे कई नौकर चाकर थे, फिर भी वो नहायत बुझे बुझे और मजबूर नज़र आते थे। हालांकि माली तौर पर उनको कोई तंगी, कोई तकलीफ़, कोई खौफ न था। उनकी उस शादी की बदौलत हम भी माली तौर पर आसूदा हो गए थे, मगर उनकी रूह पर गोया मनोबोझ रखा हुआ था, जिसके नतीजे उनकी तरोताज़ा रूह मुर्दा होकर दफन हो गई थी। मगर हमें खबर मिली कि हमारी भाभी की गोद में एक नन्हा मुन्ना बेटा आ गया, जो बेख्तियार उनके घर चले गया। वहाँ तो बहुत से मेहमान बैठे हुए थे। किसी ने हमको बैठने को ना कहा और ना साहिब खाना ने उन लोगों से हमारा तारुफ करवाया। इतने में भाईजान बाहर से आए। मनाहिल से बोले, तुमने मेरे घर वालों को बिठाया नहीं? वो गरूर से कहने लगी, हमने तो इनको बुलाया भी नहीं था, खुद आए हैं तो खुद ही बैठ भी जाएं। भाईजान सबके सामने उस तौहीन को बर्दाश्त ना कर सके। उन्होंने अपने नौज़ायदा बच्चे को गोद में उठा लिया। कहा कि अम्मी जान बीमार हैं, पोते को देखने नहीं आ सकती, मैं बच्चे को उनसे मिलाने लिए जा रहा हूँ। उनसे भी कहा कि चलो घर। इस पर मनाहिल शोर मचाने लगी कि मेरा बच्चा आप घर नहीं ले जा सकते, जिसको देखना है यहाँ आकर देख जाए, वरना तुम्हारे घर वालों से कोई वास्ता नहीं है। तुम्हारा मेरे घर वालों से कोई वास्ता नहीं तो फिर मेरा भी इस घर से कोई वास्ता नहीं। अब हम उनको उनका प्लाज़ा वापस करते हैं। और बोले, मैंने अपना बेटा ले लिया है। उस पर भाईजान के ससुर साहब को इतना गुस्सा आया कि उन्होंने दामाद के मुंह पर थप्पड़ मार दिया। यूँ बात बढ़ गई। अब हमारे भाई हमारे साथ आ गए। बीवी से कह दिया कि मेरा अब तुम्हारे साथ कोई रिश्ता नहीं रहा। इस बात का मनाहिल के दिल पर यह असर हुआ कि वह बेहोश हो गई। इस झगड़े का मेरे वालिद साहब पर बहुत बुरा असर हुआ। पछताने लगे कि हम जज्बाती होकर क्यों उनके घर चले गए। एक हफ्ता इंतहाई कुर्ब में गुजरा। मनाहिल भाभी को अस्पताल ले गए थे। वहाँ से डॉक्टर का फ़ोन आया कि साकिब साहब अस्पताल आ जाइए, आपकी बीवी की हालत
तबीयत ठीक नहीं। ये सुनकर भाई ने जल्दी से अब्बू को की मोटरसाइकिल निकाली और तेज़ी से अस्पताल की तरफ चल दिए। वो परेशानी में तेज़ रफ्तारी से मोटरसाइकिल चला रहे थे कि एक वैगन की जद में आ गए और मौका पर जा बहक हो गए। यह खबर जब दोनों घरों में पहुंची तो कोहराम मच गया। अब्बा जान रोते थे और कहते थे कि अगर खबर होती कि लड़ाई का ये अंजाम होगा तो कभी मैं बेटे और पोते को लेकर ना आता। क्या खबर थी कि हमारे साथ आने से बेटा ना उनका रहेगा और ना हमारा। मनाहिल के वालिद भी अब कफ अफसोस मिल रहे थे कि मैंने हीरे जैसा दामाद गंवा दिया। जब मनाहिल को पता चला कि साकिब अब इस दुनिया में नहीं रहा तो वह बेहोश हो गई। डॉक्टरों की अनथक कोशिशें कामयाब हुई। आखिर वो कई दिन बाद होश में आई और ममता के जज्बे से मजबूर होकर फिर से ज़िंदगी की तरफ लौट आई। शौहर को खो देने के बाद हमारी भाभी को एहसास हुआ कि उन्होंने जिसको हमसे छीना उसको कुदरत ने उनसे छीन लिया। यह एहसास हुआ तो वो बच्चे को लेकर हमारे पास आने लगी। कहती थी कि इस घर से, आप लोगों से मुझको साकिब की खुशबू आती है। ऐ काश वो आपके पास ही रहता, मगर ज़िंदा तो रहता। और अम्मी जो कैंसर की मरीज़ा थी कहती थी कि जिसको मरना था अभी तक ज़िंदा हूँ, और जो अच्छा भला सेहतमंद था वो मौत की आगोश चला गया। अल्लाह हाफिज़।